जी, तो आज बात करनी है अरिस्टोटल की, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में अरस्तू कहते हैं। तो पहले तो बहुत माज़रत कि बहुत देर बाद ये वीडियो आ रही है। मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर कब वीडियो आ रही है, कब वीडियो आ रही है। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी। एक तो मैं था शहर से बाहर, अपने शहर में लाहौर से दूर था, तो एक तो कैमरे पे हमारी असेस नहीं थी, और दूसरा ये था कि जब असेस हुई तो एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की हमने, लेकिन उसके टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया कि वो उसका जो है ना वो माशाल्लाह से जो ऑडियो थी वही ख़राब निकली, वही सही नहीं हुई। तो इसलिए हम दोबारा से अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, एडिटिंग भी करनी पड़ती है, तो इसलिए टाइम भी लग जाता होता है। तो आप लोग भी ज़रा थोड़ा सा सब्र से काम लिया करें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं आज एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी कि अरिस्टो का असल में फ़लसफ़ा क्या था। और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी आज ख़राब है और ना नज़ला वगैरह है, तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ के अंदर या गरज थोड़ी उस तरीके की महसूस ना हो तो उसके लिए माज़रत। तो एरिस्टोटल का जो इरा है वो है 384 से 322 BCE, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ पॉइंट्स में, इसके फ़लसफ़े को मैंने तकरीबन को 4 से 5 घंटे लगाकर, बल्कि इससे भी थोड़ी ज़्यादा घंटे लगाकर मैंने इसको बहुत ही ईजी वे में कंपाइल किया है, ताकि आपके समझने में आसानी होगी। उससे बहुत सारी मुख्तलिफ डिफरेंट और एक तो डिफ़िकल्ट किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की गई हैं, तो वो एक बिगिनर को समझने में बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने उसको बड़ा ही ईजी वे में टर्मिनोलॉजीज़ को ट्रांसलेट करने की भी कोशिश की है, और जो पॉइंट्स हैं उनको बनाया ताकि आपको फ़लसफ़ा ज़रा एक वे में समझ आए अरस्तू का, और अच्छे से आप उसको पिक कर सकें, उसकी बेस को, फ़लसफ़े की। तो मैंने उसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो हम, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और थोड़ा टाइम मेरे पास कम है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट आज रिकॉर्ड होगा, एक पार्ट बाद में रिकॉर्ड होगा, तो उसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे। अच्छा, अरस्तू के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले देना चाहूँगा। अरस्तू ना मेरे फेवरेट फ़लसफ़ियों में से एक है। मुझे बहुत कम ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर पाते हैं फ़लसफ़ी। बहुत सारे फ़लसफ़े पढ़े, हर फ़लसफ़ी की अपनी अपनी अज़मत है, लेकिन जो प्योरली तरीके के साथ अगर फ़लसफ़ी कोई मुझे तो इम्प्रेस कर पाता है ना, तो वो बहुत कम है। नीशे हो गया, किरकेगार्ड हो गया, कांट हो गया, फिर उसके बाद ये अरस्तू हो गया, अरिस्टोटल हो गया। तो मेरे टॉप 10 फेवरेट फ़िलासफ़र्स में से ही आता है अरस्तू, टॉप 10 में से। मैं इसको प्लेटो से ज़्यादा बड़ा फ़लसफ़ी समझता हूँ। मेरा अपना नैरेटिव है, आपका अपना नैरेटिव है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो अच्छा, इंट्रोडक्शन में इसके मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एथेंस का रहायशी नहीं था, ठीक है। ये नेटिव नहीं था एथेंस का, ये मैकेडोनिया का नेटिव था, मैकेडोनिया का रहने वाला था। पिछले जितने भी फ़लसफ़ी थे वो एथेंस के थे। वो एथेंस में रह के उन्होंने फ़लसफ़ा किया, जो ग्रीक का कैपिटल था एथेंस, उसके अंदर। और प्लेटो भी वहीं का था, और प्लेटो ने वहीं पर अपनी एकेडमी बनाई, जिसका नाम, अच्छा, एकेडमी जो है वो दुनिया की पहली एकेडमी प्लेटो ने बनाई थी ग्रीक के अंदर, प्लेटो ऑफ प्लातून ने, ठीक है। और उसका नाम उसने एकेडमी, आज हम कहते हैं ना फ़लाँ एकेडमी चले जाते हैं, फ़लाँ एकेडमी में एडमिशन ले लो, तो एकेडमी पहला नाम ही रखा प्लेटो ने था, ठीक है, कि एक ऐसी दरसगाह जहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जहाँ दर्स दिया जाएगा, उसको नाम ही एकेडमी का प्लेटो ने दिया था, एकेडमिया, ठीक है, जिसको हम आगे बाद में इनहेंस करके एकेडमी बोलते हैं। तो जो ये अरिस्टोटल था, उस दौर में सोशल मीडिया था ही कि अरिस्टोटल जो है वो प्लेटो से कोई ऑनलाइन क्लासेस ले लेता, ठीक है, या फिर वो उसकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेता, ठीक है, जैसे कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं। तो इससे तो हो नहीं सकता था। तो अरिस्टोटल जो है वो वहाँ से उसने सफ़र किया। ज़ाहिर बात है, दुनिया में फैल जाती थी खबर कि फ़लाँ जगह पर, ज़ाहिर बात है, फ़लसफ़ा कर रहे थे, एक इनकी लेगेसी थी, तो दुनिया तक दूर दराज में खबर पहुंच जाती थी कि यार ये फ़लाँ फ़लसफ़ी आजकल छाया हुआ है ग्रीक के अंदर, ये फ़लाँ फ़लसफ़ी जो है वो फ़लाँ फ़लसफ़ा कर रहा है और आजकल ये स्टेप्स उठा रहा है। तो उस तक खबर पहुंच गई कि प्लेटो ने जो है वो अकेडमियाँ बनाई है, एक तो जहाँ वो पढ़ाता है। तो इसमें फ़लसफ़े का चूँकि शौक़ था, तो ये वहाँ से मैकेडोनिया से अरिस्टोटल की तरफ आया। जब अरिस्टोटल की उम्र 61 ईयर्स थी, तब ये वहाँ पर आया। जवान जहान था, पहुँचा वहाँ पे ये। तो इसके जो फादर थे वो मेडिसिन का फिजियोलॉजिस्ट जिसे हम कहते हैं, तो मेडिसिन के बहुत वो जो है ना वो माहिर थे, और उनकी वो साइंटिस्ट थे। तो जब ये वहाँ पर पहुँचा
अरिस्टोटल जो है ये प्लेटो के पास, पहले भी इसने कहीं ना कहीं उसके आइडियाज़ सुने होंगे, उसके पास जाके मज़ीद अच्छे से प्लेटो को स्टडी किया, उसने प्लेटो से इल्म हासिल किया। तो उसके बाद इसने अपने उस्ताद पर बहुत ज़्यादा क्रिटिक भी की और उससे इत्तफाक भी किया और एक बहुत ही कमाल का फ़लसफ़ा दिया जो मुझे बहुत पसंद है। मतलब कि मैं देखे ना, कुछ लोग ना नीशे को जब पढ़ते हैं ना, तो नीशे को पढ़ने के बाद वो कहते हैं यार प्लेटो तो बड़ा ही कोई ना ऑर्डिनरी किस्म का एक फ़लसफ़ी था, अरिस्टोटल तो बड़ा ऑर्डिनरी किस्म का एक फ़लसफ़ी था, उनको तो कुछ पता ही नहीं था, उनको तो कुछ आता ही नहीं था। मेरे नज़दीक ना वो लोग एक डम्ब स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसकी मैं एक वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि आप देखें इस बात को कि नीशे किस दौर में फ़लसफ़ा कर रहा है और प्लेटो अरिस्टोटल किस दौर में फ़लसफ़ा कर रहा है। इस बात को आप भूल जाते हैं। अरस्तू इस वक्त उस दुनिया में बैठा हुआ है जहाँ साइंस का नामो निशान नहीं है, जहाँ फ़लसफ़े का अभी शुरू से आगाज़ हुआ है। सिर्फ प्लेटो, सोक्रेटिस और प्री सोक्रेटिस ने हल्का फुल्का फ़लसफ़ा किया है। पहला फ़लसफ़ी तो थेलिस था ना, जो कि प्री सोक्रेटिक था, ग्रीक का था। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 फ़लसफ़ी आए होंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि जो नीशे इतने बड़े बड़े आउट ऑफ द बॉक्स, हालांकि मेरा मोस्ट फेवरेट फ़लसफ़ी नीशे है, लेकिन मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता कि अरिस्टोटल जो है वो बड़ा ही कोई ऑर्डिनरी किस्म का इंसान था, बिल्कुल उसको फ़लसफ़ा नहीं करना आता था। लेकिन नीशे ने ये क्रिटिक कर दी, देखिए नीशे ने ये क्रिटिक की, नीशे ने उठा के पटका, वाकई पटका उठा के। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि अरिस्टोटल एक बड़ा फ़लसफ़ी नहीं था। इस बात को ज़हन में रखें। वो जो एक स्टाइल है ना नीशे का, उस स्टाइल को जब देखते हैं ना कि यार ये नीशे तो इस तरीके से कह रहा है, ओ मतलब कि जिस तरीके से उसने अरिस्टोटल के बारे में तो उसने लिखा ही नहीं, लेकिन जो प्लेटो है उसको उसने कहा कि ये इंटेलेक्चुअल इंटरसेक्स था, इंटेलेक्चुअल हिजड़ा था। तो इस तरह ये सब बातें, उसका स्टाइल ऐसा ज़रा वो टीज़ करके ना और बड़ा मॉक करके लिखता है पोइटिक अंदाज के अंदर ना, तो वह ज़रा वो एक तरह का कॉमेडियन भी है नीशे। तो वो लोग उसको पढ़कर ना, जो सूडो किस्म के इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो भी कहते हैं नहीं देखे ना अरिस्टोटल को तो कुछ पता ही नहीं था। और भाई जिस दौर में वो फ़लसफ़ा कर रहा है ना, उस दौर में ऐसी बातें करना एक ट्रू इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान की निशानी है। अरिस्टोटल ने वो फ़लसफ़ा दिया है साइंस का, जो कि बाद में साइंस ने जब टेक्नोलॉजी में तरक्की की और उन्होंने जाके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब चीज़ों को ऑब्जर्व किया, तब जाके पता चला कि यार अरिस्टोटल इतनी देर पहले इतनी बड़ी बात कर गया। तो खुदा का नाम लिया करे, नीशे अगर उस दौर में पैदा होता तो नीशे हरगिज़ इतना बड़ा फ़लसफ़ी ना होता, इतना बड़ा फ़लसफ़ा आउट ऑफ द बॉक्स ना दे पाता। हालांकि नीशे से पहले जो है वो बहुत सारे ऐसे नीशे के सॉरी दौर के अंदर या नीशे के आसपास ही बहुत सारे फ़लसफ़े आए, वो नीशे की तरह आउट ऑफ द बॉक्स फ़लसफ़ा नहीं कर सके उस तरह से जिससे कि नीशे की लेगेसी है। लेकिन फिर भी नीशे अगर अरिस्टोटल के दौर में होता तो इतना बियॉन्ड द मैट्रिक्स ना जा पाता, बिकॉज वो भी इंसान था, वो भी इन्फ्लुएंस हो रहा था चीज़ों से आस-पास। ठीक है, बहरहाल ये बात की मैंने नॉर्मल के ये जो अक्सर मैं सुनता हूँ, तो मैंने कहा ज़रा इसका जवाब दे दूँ। अब बात करते हैं, पहला पॉइंट है कि अरिस्टोटल का और प्लेटो में डिफरेंस। हर फ़लसफ़ी ना अपने से पिछले फ़लसफ़ी को जवाब दे रहा होता है। हर फ़लसफ़ी अपने से पिछले फ़लसफ़ी को जो है ना वो इन्हेंस कर रहा होता है। तो मैंने ना बड़े बड़े लोग देखे हैं, वो ना मैं जानता हूँ, पर्सनली उनको जानता हूँ, बड़े माने थाने इंटेलेक्चुअल्स हैं, मतलब कि मैं उनको बड़ा एहतराम करता हूँ उनका। वो सोशल मीडिया पर नहीं है, वैसे मैं उनको उनकी अज़मत को से खूब वाकिफ़ हूँ। लेकिन ना मुझे ये बात है कि वो रिकमेंडेशन में इतने अच्छे नहीं होते, किसी बिगिनर को रिकमेंड करने के लिए। तो मैंने अच्छे इंटेलेक्चुअल्स को देखा है, वो पता है क्या कहते हैं, अच्छा आपने फ़लसफ़ा पढ़ना शुरू करना है, आप ऐसा करें आप कांट की क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न पकड़ लें, आप ऐसा करें आप नीशे की ना थस बुक ज़रातुश्तरा, वो सर वो मैं अभी तक नहीं पढ़ पा रहा, इतना मुश्किल है, इतनी मुश्किल वो बुक है थस बुक ज़रातुश्तरा नीशे की, जिस पोइटिक अंदाज में उसने लिखी हुई है। क्या कमाल किताब है वो, पढ़ना ही आसान नहीं है। तो वो लोग क्या कह रहे होते हैं, जी वो आप ऐसा करें कि आप वो ना पढ़ लें, आप वो पढ़ लें। तो भाई इतना मतलब कि आप क्या कर रहे हो यार, बिगिनर को इतनी बड़ी बुक थमा रहे हो। तो सोफीज़ वर्ल्ड एक किताब है, बहुत कमाल किस्म की किताब है, तो बिगिनर को मैं वो रिकमेंड करूँगा, वो लाजमी पढ़ें। विल डुरांट की हिस्टोरी ऑफ फिलॉसफी पढ़ें। तो ये 3-4 बिगिनर की बुक्स पढ़ें, फिर उसके बाद आएँ ओरिजिनल राइटर्स की तरफ। तो सोफीज़ वर्ल्ड लाजमी पढ़ें, बहुत कमाल किताब है, आप
बिगनर्स के लिए तो बहुत कमाल सोना है। अच्छा खैर, तो उसी तरीके से एरिस्टोटल प्लेटो को इन्हेंस कर रहा था, उसका जवाब दे रहा था। तो अब ये समझना ज़रूरी है पहले कि प्लेटो और अरिस्टोटल में फ़र्क क्या था। प्लेटो ने क्या फ़लसफ़ा दिया जिसको अरिस्टोटल ने बाद में आके इन्हेंस किया। इन्हेंस क्या किया ये हम बाद बताएंगे, फ़र्क क्या था ये बता देते हैं। प्लेटो का अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो ये वीडियो फिर देखें, अगर नहीं देखी पिछली वीडियो तो इसको स्किप करें फिलहाल, पहले पिछली वीडियो देखिए प्लेटो पे, फिर इधर वापस आए, फिर इस से आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ प्लेटो का। प्लेटो ने एक बात कही थी, मैंने अगर आपको बताया हो, एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट की उसने बात की थी, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की, एक आइडियलिस्टिक वर्ड की बात की थी। उसने कहा था कि एक तो ये मटेरियल वर्ल्ड होता है और एक आइडियल वर्ल्ड है, एक आइडियल दुनिया भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उस आइडियल दुनिया के अंदर सांचे हैं, उस आइडियल दुनिया के अंदर मोल्ड्स हैं, आइडियल एंड परफेक्ट मोल्ड्स हैं, आइडियल एंड परफेक्ट सांचे हैं। जब हमारी रूह उस दुनिया से इस दुनिया में आई तो इस दुनिया में आकर हमारी रूह ने जब घोड़ा देखा, जब कलम देखा, जब किताब देखी, जो भी मैटर के एक शेप्स हैं, कुछ भी मैटर कह लें आप, कुर्सी देखी, रजिस्टर देखा, फ़ोन देखा, तो इंसान ने फ़ौरन पहचान लिया, रिमेंबर किया। उसके पहले से दिमाग में इनेट नहीं था, उसने रिमेंबर किया कि अच्छा यार मैं उस दुनिया में इसका सांचा देखा था, अच्छा ये फ़ोन है, अच्छा ये घोड़ा है। आ रही समझ? तो ये ज़रा मेटाफिजिकल था। अरिस्टोटल ज़रा आइडियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करता था, ये आइडियल वर्ल्ड की बात करता था, जबकि जो प्लेटो है, सॉरी ये आई एम सो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, प्लेटो जो है ये आइडियल वर्ल्ड की बात करता था, ये मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात करता था, ये इस रियलिटी से, इस मटेरियल वर्ल्ड को डिसऑन करके ये बाहर कोई दुनिया तलाश करता था, बियॉन्ड द रियलिटी बात करता था। करता कि ये जो हम देख रहे हैं अपना मटेरियल वर्ल्ड, ये असल में उस आइडियल वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन है, उस आइडियल वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन है, उसका साया है, उसकी रिफ्लेक्शन है, ये असल में कोई रियलिटी नहीं है। तो लिहाजा वो इसको इतनी अहमियत नहीं देता था। ये नीशे का इस पर यह क्रिटिक भी था कि तुम क्यों इतना मटेरियल वर्ल्ड को डिसऑन करते हो। फिर वो बात करेंगे नीशे के ही फलसफे के अंदर। अब बात करते हैं प्लेटो, सॉरी वो प्लेटो की बात कर दी, अब एरिस्टोटल की बात करते हैं कि एरिस्टोटल से डिफरेंस कैसे था। एरिस्टोटल चूँकि देखें ना, नीशे ने कहा था जिस तरीके से कि जो भी मर्जी आप कर लें, इतना मर्जी बड़े से बड़ा दिमाग हो, अपने आप को उससे इंक्लूड करेगा, आप अपने सोसाइटी से, अपने आसपास से इन्फ्लुएंस हुए बगैर कोई फ़लसफ़ा नहीं दे सकते। मतलब कि आप ये कहें कि मैं अपनी सोसाइटी से कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, मैंने बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके, मैंने बहुत ही जो है ना वो एक अकल से परे और आउट ऑफ द बॉक्स जाके, और ना बड़ी ही कोई निराली बात, कोई एकदम से जो पॉपअप होती है ना बात, वो कोई नई बात कर दी है। नीचे कहता है ऐसा कोई फ़लसफ़ी पैदा हो ही नहीं सकता और ना ये पॉसिबल है, आप होते ही होते हो इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो उसी तरीके से अरिस्टोटल भी इन्फ्लुएंस हुआ, चूँकि ये मैकेडोनिया से आया था और उसका फादर मेडिसन का साइंटिस्ट था। मेडिसन मतलब कि उसका टीचर था और मेडिसन बनाता था। तो मेडिसन जो बनती है जड़ी बूटियों से, ये मटेरियल वर्ल्ड को देखकर और उसके अंदर ही कुछ चेंजिंग्स करके। तो साइंस तो सारी है ही मटेरियल ना, साइंस तो है यही कि साइंस की डेफिनेशन क्या है, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। ऑब्जर्व हम करते हैं तो किसको करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड को करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किसका करते हैं हम, मटेरियल वर्ल्ड को करते हैं। तो इसीलिए ये मटेरियल था, साथ होने, रैशनल होने के साथ साथ और मेटाफिजिकल होने के साथ साथ ये मटेरियल भी था। प्लेटो बिल्कुल मटेरियल नहीं था, ये इससे दोनों वो बैलेंस दिया, जिसकी वजह से मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ और मुझे इस वजह से बहुत पसंद है कि इसने मटेरियल वर्ल्ड को भी साथ लेकर चला। तो देखें इस तरीके से इसका बैकग्राउंड मैकेडोनिया का उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था, ठीक है। तो खैर ये आया यहाँ पर और आके इसने अपना फ़लसफ़ा शुरू किया। अब इसकी बात करते हैं कि ये प्लेटो और इसका डिफरेंस बता दिया मैंने आपको। अब मैं बताता हूँ कि ये इसने कहा कि नो इनेट आइडियाज़, ये अपने उस्ताद प्लेटो को जवाब दे रहा है। अपने उस्ताद प्लेटो से इख्तलाफ करता है और कहता है कि उस्ताद ने कहा कि एक इनेट आइडियाज़ होते हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एक वो दुनिया थी, एक ये दुनिया है, ठीक है। ये उसकी उस दुनिया की ये रिफ्लेक्शन है और वहाँ पर एक आइडियल सांचे और मोल्ड्स एग्जिस्ट करते थे। इस दुनिया में अगर हम उसको पहचानते हैं, रिमेंबर करते हैं, पहले से हमारी उस दुनिया से पहले से हमारे
दिमाग में आइडियाज़ इनेट हो गए थे, फिर हम इस दुनिया के अंदर आ गए ना, ठीक है। इस दुनिया में आके हम नॉलेज गेन नहीं करते, हम सिर्फ रिमेंबर करते हैं। अब ये अरिस्टोटल कहता है ऐसा नहीं है। अरिस्टोटल कहता है कि हम इस दुनिया में जब आए कोई इनेट आइडियाज़ नहीं थे, हमने घोड़े देखे, हमने 4 5 6 घोड़े देखे कि ये भी घोड़ा है, 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 ये सारे घोड़े हैं। अब इन घोड़ों के अंदर हमारे दिमाग ने सबकॉन्शियसली एक इनमें सिमिलैरिटी और एक फॉर्म हमारे दिमाग ने खुद क्रिएट की, इनेट नहीं हुई, पहले से उधर से इनेट नहीं हुई, क्रिएट की, एक्टिवली खुद क्रिएट की। देखा उन घोड़ों को और कहा कि अच्छा ये सब घोड़े हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, सबकी 4 टांगें हैं, सबकी दुम भी है, सबके बाल भी हैं, ठीक है, सबकी वो आगे से नाक भी बड़ी है। तो ये सब देखी उन्होंने कि यार ये अच्छा ये घोड़े की फॉर्म ये होती है। तो हमारे दिमाग ने हमने ऑब्जर्वेशन करके उनको तश्कील दिया उस फॉर्म को, जिसको प्लेटो कहता है कि वो इनेट थी पहले से। अरिस्टोटल ने कहा मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान से आसान, अरिस्टोटल थोड़ा सा मुश्किल फ़लसफ़ी है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान से आसान तरीके से समझा सकूँ। तो वो कहता है कि हमने जब घोड़ों को देखा तो हमने इनमें एक कॉमनैलिटी देखी, फिर हमने उसको कह दिया। उसी तरीके से हमने कलम को देखा, हमने कॉमनैलिटी देखी, तो उसी तरीके से। लेकिन अब देखें ना, अब घोड़े का रंग क्या होगा ये उसकी फॉर्म नहीं है। एक घोड़ा ब्राउन होगा तो एक वाइट होगा, अगला ब्लू होगा, ठीक है, तो एक ब्राउन होगा। तो अब इनमें कोई कॉमनैलिटी इनकी जो है वो इनका कलर नहीं है, इनकी कॉमनैलिटी इनकी शेप है, इनकी फॉर्म है। तो हमारा दिमाग एक्टिवली उस फॉर्म को क्रिएट करता है। ये कहना था अरिस्टोटल का। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक और बात करना चाह रहा था। अरिस्टोटल ना मुझे क्यों पसंद है, बहुत बड़ा अजीम फ़लसफ़ी क्यों है सर। ये बंदा साइंस का बानी है। जितनी साइंस है ना आपकी, भले वो फिज़िक्स है, भले वो बायोलॉजी है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, सबका इमाम अरिस्टोटल है। लॉजिक का इमाम अरिस्टोटल है। लॉजिक, मंतक। हम जो फ़लसफ़ा करते हैं, बड़ा हम बैठे कहते हैं ना होमिनम कर दिया आपने तो फैलेसी कर दिया है। ये सब फैलेसी को और इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाने वाला अरिस्टोटल था। जो साइंस है इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला अरिस्टोटल था, ठीक है, प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवाने वाला। वो तो मैटर के ऊपर कि ये दुनिया किससे बनी है और एटॉमिक थ्योरी एक तरह की, वो तो एक तरह से वो दे रहे थे, प्री-सोक्रेटिस भी। लेकिन जो अरिस्टोटल था इसने प्रॉपर साइंस को आगाज़ किया। मैं आपको अरिस्टोटल को पहला साइंटिस्ट कह सकते हैं, समझ आ रही, उसको आप पहला साइंटिस्ट कह सकते हैं। तो बहुत बड़ा ये इंसान था भाई। उस दौर में बैठ इसने लॉजिक ईजाद की। यार लॉजिक कितना बड़ा सब्जेक्ट है, लॉजिक, मंतक। आप लॉजिक के बिना कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया में। साइंस की पूरी बुनियाद लॉजिक पर खड़ी है। ये हाइपोथेसिस जो हम करते हैं, ये जो हम एक्सपेरिमेंटेशंस करके फिर उसका रिजल्ट निकलता है, वो सारा आपने पढ़ा होगा, तो वो सारा लॉजिक है, ठीक है। तो वो इसका बानी यही था अरिस्टोटल, ठीक हो गया। तो 9 इनेट आइडियाज़ का मैंने आपको बता दिया। फिर अब इसने कहा कि कोई इनेट आइडियाज़ नहीं थे। अब थ्योरी ऑफ चेंज की इसकी बात कर लेते हैं। अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ चेंज क्या है? देखिए, हमें जो अपनी दुनिया में आसपास चेंज नज़र आता है ना, ये मैंने इसका नाम थ्योरी ऑफ चेंज रखा है। इसका नाम थ्योरी ऑफ चेंज मुझे नहीं मिला, आपकी आसानी के लिए मैंने इसको थ्योरी ऑफ चेंज बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको वैसे इसका नाम है थ्योरी ऑफ एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी। इसका मेन नेम ये है, मैंने इसको नाम दिया है थ्योरी ऑफ चेंज का। ये जो हमें दुनिया में आसपास हर जगह चेंज नज़र आता है ना कोई चेंज नज़र आता है। दुनिया चेंज हो रही है, इंसान जवान से बूढ़ा हो रहा है, दरख्त बीज से पौधा बन रहा है, ठीक है, कोई ना कोई चेंज हमें नज़र आ रहा है। दुनिया में चेंज चल रहा है, मूवमेंट नज़र आ रही है, चेंज नज़र आ रहा है। इस पर प्री-सोक्रेटिस ने भी बात की, लेकिन अरिस्टोटल ने जो इसके बारे में मौक़िफ़ दिया ना अपना थ्योरी ऑफ चेंज का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि देखें, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर
हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर एक पोटेंशियल रखता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर एक पोटेंशियल रखता है एक्चुअलिटी की तरफ जाने का, अपनी ओज, अपनी मेराज हासिल करने की का पोटेंशियल रखता है, ठीक है। और जो वो पोटेंशियल अपने पोटेंशियल से वो एक्चुअल वो मेराज अपनी गेन कर लेता है, अपनी ओज गेन कर लेता है, ठीक है, अपनी अजमत गेन कर लेता है, वो उसकी पोटेंशियलिटी होती है जो उसके अंदर पहले से मौजूद होती है। मतलब कि अगर एक सीड है ना, एक बीज है, उसके अंदर इस चीज़ का पोटेंशियल है कि वो एक दरख्त बनेगा, ठीक है। तो वो जो बीज है उसके अंदर जब वो अपने पोटेंशियल के जरिए दरख्त बन जाएगा तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा, वो एक्चुअल पोजीशन के अंदर बन जाएगा। इसे से कहा जाता है थ्योरी ऑफ एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी, या पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी। तो ये उसका थ्योरी ऑफ चेंज थी कि दुनिया में जो भी हम चेंज नजर आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, नॉन लिविंग की बताता हूँ बात, उसके बारे में क्या कहता है वो। लेकिन नॉन लिविंग की लिविंग के बारे में वो कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पोटेंशियल होता है कि वो अपनी एक्चुअल जो जर्नी है, जो अपनी फाइनल मेराज है, उस तक पहुँचेंगे। फिर वो ये भी बात करता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम किस्म की कैपेबिलिटी नहीं होती। कुछ पौधे होते हैं या कुछ सीड्स होते हैं जो कि कह लें कि उनमें वो अपाहज होते हैं, वो या कह लें कि वो इतने इस काबिल नहीं होते कि वो पौधा बन सकें, तो वो मुरझा जाते हैं, वो दब जाते हैं। या आप इसको यूँ देख लें कि अगर हम एक अंडे की मिसाल लें, एक अंडा जो है उसमें जो वो एक किस्म का फ्लूइड होता है, या एक किस्म का वो जो भी चीज़ होती है जिसको अंडा बोलते हैं, जिससे वो चूज़ा बनता है। तो हर अंडे के अंदर ये पोटेंशियल नहीं है कि वो चूज़ा बनेगा। कुछ अंडों के अंदर सिर्फ इतना पोटेंशियल होता है कि वो हमारी टेबल पर सर्व हो जाएंगे और हम उनको ऑमलेट बनाकर खा लेंगे। तो वो कहता है जो अंडे ज़ाया हो जाते हैं या जो फर्टाइल नहीं होते, जिनसे आगे चूज़े नहीं निकल सकते, ठीक है, उनमें वो पोटेंशियल ही नहीं होता। और जो हमारे सामने अंडा बन जाते हैं, ऑमलेट बन जाते हैं, हम उनको खा लेते हैं, उनमें वो पोटेंशियल नहीं होता। जो चूज़ा बन जाएगा उसमें होगा पोटेंशियल, ठीक है। ये भी एक फ़र्क ज़हन रखना है। अब बात करते हैं कि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या बात करता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में वो बात करता है कि यार ये नॉन लिविंग्स जो है ना, ये पत्थर हो गया, ये बुक हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, ये सब के सब बेसिकली इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। कोई बाहर से फोर्स आएगी, कोई बाहर से इंसान आएगा, वो इस पर हमला करेगा, मतलब पत्थर उस पर कुल्हाड़ी मारी, वो दो हिस्से में डिवाइड हो गया, चेंज आ गया ना। पत्थर पहले जुड़ा हुआ था, खुल गया, चेंज आ गया। तो ये चेंज उसमें आया ना, ये चेंज बेसिकली एक बाहर से आई हुई जो इंसान ने, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने जो फोर्स लगाई उसकी वजह से हुआ। तो कहते हैं इनमें पोटेंशियल नहीं होता, इनमें जब बाहर से कोई फोर्स लगती है ना, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लगाता है या कोई दूसरी फोर्सेस लगाती हैं, तो कोई भी फोर्सेस हो सकती हैं, ठीक है, तो वो तब वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है। जो नॉन लिविंग होते हैं ना, तब चेंज आता है। ये देखिए, ये फिजिक्स है, ये पूरी फिजिक्स है। अगर आपने न्यूटन पढ़ा हो तो न्यूटन भी यही बात करता है कि एक ऑब्जेक्ट कभी मूव नहीं कर सकता, चेंज नहीं हो सकता जब तक कि बाहर से कोई फोर्स उस पर एक्ट ना करे। ये न्यूटन से कई साल पहले ये बात कर गया अरिस्टोटल। तो कितना बड़ा फलसफी था, यहाँ से अपन नजर लगा लें। और कितना बड़ा फलसफी था ये से अंदाज़ा लगा लें आप कि उसने पौधों को नॉन लिविंग नहीं माना, उसने लिविंग माना, लिविंग ऑर्गेनिज्म माना। हालांकि उस वक्त साइंस नहीं था और साइंस ने कोई माइक्रोस्कोप लगाकर चेक नहीं किया कि यार ये तो पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके एक्सेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन को एक्सेल कर रहे हैं, तो यार ये तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अभी साइंस ने ये नहीं याद किया था, इसने इतने साल 2500 साल पहले बता दिया कि यार ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। किस बेस पे? क्योंकि जो पौधा है वो बगैर किसी बाहर से लगाई हुई फोर्स के अपनी पोटेंशियलिटी गेन कर रहा है, पोटेंशियल से एक्चुअल में जा रहा है। तो उसने कहा ये भी इनकी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म है पौधे। कितना बड़ा फलसफी था। और आप लोग क्या कहते हैं, ये तो बड़ा फलसफी नहीं था, नीचे ने इसके बारे में ये बात की है, फलां फलसफी ने ये बात की है। तो भाई ये देखिए किस दौर में बैठा हुआ था जब साइंस का नामो निशान ही नहीं था। अब ये थ्योरी ऑफ चेंज होगी इसकी। अच्छा, बाकी जो 3-4 पॉइंट रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि टाइम आज कम है, ठीक है। तो पार्ट 1 इसका आपको मैं, और ये आपके लिए भी अच्छा होगा कि आप पार्ट 1 को पहले सुने
और उसकी तरफ फोकस करके उसको अच्छे से समझे, फिर पार्ट 2 की तरफ आप जाएँ, क्योंकि अरिस्टोटल थोड़ा मुश्किल फ़लसफ़ी है और उसके नेक्स्ट पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े और डिफ़िकल्ट हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी आपकी बेस बन जाए ये 4-5 पॉइंट से, बल्कि 6 पॉइंट कवर किए हैं मैंने आज। तो ये इससे आपकी बेस बन गई है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बहुत आसानी होगी, अगले पॉइंट्स को बर्दाश्त करने में ना बहुत आसानी होगी, तो समझने में बहुत आसानी होगी।